हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो जिसमें कि हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर, जो कि आपका 11th क्लास का चैप्टर है। नीट का सिलेबस भी आ चुका है जो कि बदल गया है, थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर कट हो गए हैं। तो अभी हम जो है नए वाले सिलेबस के कोडिंग चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको वो चीज़ें ना मिलें जो आपको नहीं पढ़नी है। क्योंकि हमें करनी है नीट की तैयारी, तो हमें ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है, फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सिलेबस से रिलेटेड पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे वही चैप्टर मैं आपको कवर कराऊंगा। इसमें बायोमोलिक्यूल भी है, तो हम इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको समझ नहीं आता है, मतलब उनको लगता है इसमें क्या पढ़े, इसमें थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का इधर उधर लिखा हुआ है। तो उसको समेट के मैं आपको एकदम प्रॉपर पढ़ाऊंगा कि चीज़ें क्या हैं। सब जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा वो भी हम कवर करेंगे, और जो चीज़ें नीट में आएंगी वो भी बताएंगे। बस एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ाना है, उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आपने 12th क्लास की नहीं देखी है वीडियोस, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस यही बताना था कि आप मेरे साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और आपका सिलेक्शन की दावेदारी मैं देता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। हमारी वीडियो में आज पहला टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, चैप्टर का नेम है और इम्पोर्टेंट है। इस बात को दोबारा बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ लिखा है चैप्टर नंबर 9, दैट इज बायोमोलिक्यूल। तो पहले पैराग्राफ है, आसान सा है पहला पैराग्राफ, तो ऐसे पढ़ने का है, बस पढ़ लेते हैं थोड़ा। लिखा है दैट इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज, आर all living organism made of the same chemical, that is elements in compound you have learned in chemistry? हाउ एलिमेंटल एनालिसिस अगर आपने नहीं करी है तो आप आगे जा करके करने वाले हो केमिस्ट्री में। ठीक है ना। इट वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन ए प्लांट टिश्यू। अगर आप किसी प्लांट के टिश्यू को लें या फिर किसी एनिमल का कोई पार्ट लें और उसका आप एलिमेंटल एनालिसिस करें, तो आपको उतने ही उसी तरह के मिले जुले चीज़ें ही दोनों में मिलेंगी। लिखा है कि या फिर आप किसी माइक्रोब्स का पेस्ट बना लें। वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेवरल अदर एंड देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ ए लिविंग टिश्यू। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अगर आप अर्थ के टुकड़े पर भी वही करोगे तो वहाँ भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यही सब मिलने वाला है। What are the difference between the two lists? In absolute terms, no such difference could be made out. All the elements present in the sample of earth crust are also present in a sample of living tissue. पर क्लोजर एग्जामिनेशन अगर आप थोड़ी करोगे तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन और जो रेशो है वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में अर्थ से ज़्यादा मिलेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से बन सकता है, यहाँ से एक सवाल बन सकता है ये वाला, कि अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा जो है वहाँ पर होता है लिविंग टिश्यू में रेशो कार्बन हाइड्रोजन का। ठीक है ना। चलिए फिर आगे बताया भी है हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू और वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर, या फिर आप कोई वेजिटेबल का टुकड़ा लें या फिर लीवर का टुकड़ा लें, एंड ग्राइंड इट इन ए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। यहाँ से सवाल आ सकता है, वो ये मेरे ख्याल से आ सकता है कि किस में आपने ग्राइंड किया, तो आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड किया, एंड यूजिंग अ मोर्टार पेसल पीस लिया थोड़ा सा। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू चीज क्लोथ के द्वारा उसे छान लें। मतलब एक आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में घोल बनाया, उस घोल में मतलब टिश्यू को पीस लिया और फिर फिल्टर कर लिया, एक कपड़े से छान लिया। तो छानने के बाद जो आपको एसिड सॉल्यूबल जो मिलेगा वो आपको मिलेगा नीचे की साइड पर, और जो एसिड इनसॉल्यूबल होगा वो मिलेगा आपको कपड़े के ऊपर की साइड पर। तो ये कह रहे हैं कि भाई साइंटिस्ट को जो है बहुत सारे सामान, मतलब बहुत सारा कुछ जो है वो एसिड सॉल्यूबल में भी मिला है, और कुछ पार्ट जो है वो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में मिला है ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ इस चैप्टर में हम ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो एसिड इनसॉल्यूबल पर रहेगा, एसिड सॉल्यूबल पर नहीं रहेगा। मतलब जो चीज़ें आपको कपड़े के ऊपर मिली है उन पर ज़्यादा फोकस है, और जो नीचे है उन पर नहीं है। ठीक है ना। मतलब स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, पूरा एकदम पॉलीमर्स जो है, मतलब बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल है, उन पर बात होगी। ठीक है। चलो लिखा इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप बीएससी वगैरह कोई करेगा तो उसको ये मिलेगा। इट विल सफिस टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक। अगर लगाओगे जो एक्सट्रैक्ट निकाल लोगे उसमें से सेपरेशन करोगे,
एंड वन हैज सेपरेटेड ए कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड, मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, जो आप ओर्स होते हैं उसमें से आपको छोटे छोटे कंपाउंड अलग करने होते हैं. In other words, one isolate the purified compound. Analytical technique when applied to the compound give us an idea of the molecular formula. अगर आप केमिस्ट्री वाली टेक्निक वहाँ लगाओगे तो आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा. प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड मिल सकता है आपको. ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल. तो जितने भी आपको मिलते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू से, सभी को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल कहते हैं. However, living organism have also got inorganic elements and compound in them. तो आपको पता है कि किसी भी मतलब टिश्यू में या कहीं भी और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, दोनों होते हैं. However, living organism have also got an inorganic element and compound in them. How do we know this? हमें कैसा पता लगेगा कि उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं? तो ये कह रहे हैं कि एक स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है. एक टिश्यू लो, उसका पानी एकदम सुखा लो, जैसे कोई मान लो पत्ता ले लो, लीवर ले लो या कोई भी टुकड़ा लो, तो उसको वेट लो और फिर उसे ड्राई कर लो, पानी हटा दो, ऑल द वाटर इवेपोरेट, सारा पानी उड़ा दो उसका, और फिर बचे हुए को आप जो है ड्राई वेट जो उसका लोगे उसको जलाओ. पूरी तरह से जलाने पर आपने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया है, जिसकी वजह से होगा ये कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो सभी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा. ठीक है ना, मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे कार्बन कंटेनिंग वाले वे अपना ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. बचेगा क्या? राख बचेगी, ऐश बचेगी. उस राख की अगर एनालिसिस करी जाएगी तो उसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं. एंड द ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन दैट एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन. तो आपका जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन है, मतलब जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो आपके एसिड में घुल के नीचे चले गए थे, और जो कपड़े के ऊपर है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, जबकि जो छोटे हैं जो नीचे चले गए हैं वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. एंड देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन. While analysis for compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in living tissue, from a chemistry point of view one can identify functional group. अगर आप केमिस्ट्री देखोगे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे वो आपके क्या हो सकते हैं? वो आपके मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से कोई एल्डिहाइड हो सकता है, कोई कीटोन हो सकता है, कोई कुछ एसिड हो सकता है, इट डिपेंड्स. तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका कोई एल्डिहाइड होगा, कोई कीटोन होगा, कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा, पर अगर आप उन्हें बायोलॉजिकली उन्हें आप देखोगे तो बायोलॉजिकली वो कोई एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड तो आपके एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं. तो केमिस्ट्री के हिसाब से उनमें फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से वो अलग हो सकते हैं, पर बायोलॉजिकली उन्हें हम एमिनो एसिड्स कह सकते हैं, या फिर वो न्यूक्लियोटाइड बेस हो या फिर फैटी एसिड्स हों. समझ आई बात? तो मतलब केमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं सभी, फैटी एसिड भी हो चाहे एमिनो एसिड्स हो, पर बायोलॉजिकल में उन्हें हम उनके अलग अलग नाम से पुकारते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं. दे आर को रेफर्ड टू एज बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है ना. तो अभी क्या है, एक टेबल है 2-3 बनी हुई. इन टेबल्स को कोशिश करना अगर आपसे याद हो सकती हैं तो, पर मैं फिर भी जो बता रहा हूँ उससे तो ज़रूरी करने की कोशिश करना. यार देखो, एक तो आप ज़रूर ऑक्सीजन की अमाउंट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, मतलब रटना है, ये तो याद करना है कि भाई ऑक्सीजन जो है कहाँ पर कितनी है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए. ऑक्सीजन वाला एक आप नाइट्रोजन ज़रूर कर लेंगे और एक कार्बन हाइड्रोजन देख लेंगे. ठीक है ना. बाकी आपको नहीं याद होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ सकते हो, पर इतना तो करें. और उसमें ध्यान रखना है ज़्यादा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऑक्सीजन का ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन कितना है. ठीक है. चलिए भी नीचे आप देखोगे एक और टेबल है, तो यहाँ तो बस ऐसे ही बताया कि भाई ये सब जो है लिविंग टिश्यू में मिलने वाले इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है. फिर भी एक बार इनको देख लेना क्या क्या है. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, NaCl, CO3 और फॉस्फेट और सल्फेट. तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, बस ऐसे ही, ज़्यादा टेंशन ना लेना. ठीक है ना. फाइनली विल स्टार्ट एमिनो एसिड्स. इसके बाद एक जो है आपका एक आपका जो यहाँ हेडिंग है एमिनो एसिड्स है. मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बात. इस चैप्टर में एमिनो एसिड्स कही हैं, पहले दे रखा है, मतलब जो स्मॉल जो यूनिट्स हैं जो आपके बड़े बड़े बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं वो पहले दे रखे हैं, और बाद में उनके मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे एमिनो एसिड्स यहाँ दे रखा है, फिर उसके बाद में प्रोटीन दिया हुआ है. मतलब प्रोटीन यहाँ नहीं है, प्रोटीन आगे है, और एमिनो एसिड्स पहले दिया है, फिर उसके बाद लिपिड दिया है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड दिया है, और फाइनली फिर बाद में पॉलीसेकेराइड, पॉलीप्रोटीन्स, मतलब पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये सब दिया हुआ है. ठीक है ना. पहले हम एमिनो एसिड पर फोकस करते हैं.
जितना सिंपल है यहाँ पर उतना ही सिंपल जानना है, ज़्यादा गणित नहीं लगाना है, दिमाग कम लगाना है, बस इतना देखो जैसे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हम एक सिंपल से एमिनो एसिड को ले लेते हैं। किसी भी एमिनो एसिड में अगर आप जाओगे कैसा भी होगा तो उसमें एक चीज़ होगा, एक सेंट्रल कार्बन होगा जिसकी 4 वैलेंसी पोजीशंस होंगी। इन पर आपका एक वैलेंसी पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा, एक पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक पर आपका एमिनो ग्रुप होगा, और इसी वजह से ये एमिनो एसिड है। एक ग्रुप एमिनो है, एक ग्रुप एसिडिक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये आयनिक फॉर्म में इस तरह से होगा, पर इस पर अभी भी कोई चार्ज नहीं है, नॉर्मल केस है ये, ठीक है ना। तो हम सिंपल समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक आपका जो है वो एमिनो ग्रुप है, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक जो आपका फंक्शनल ग्रुप, एक जो मतलब एक साइड चेन जो होगी दैट इज आर। आर मीन्स टू से दैट एक साइड चेन। साइड चेन कुछ भी हो सकती है, साइड चेन CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, साइड चेन में आपका एसिडिक ग्रुप हो सकता है, साइड चेन में आपका बेसिक हो सकता है, एमिनो ग्रुप हो सकता है, साइड चेन में आपका कोई स्ट्रक्चर हो सकती है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो सकती है, मतलब साइड चेन कुछ भी हो सकती है। तो अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसी साइड चेन के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड चेन के आधार पर ही एमिनो एसिड्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटे गए हैं। बेसिक्स हैं, कोई एसिडिक हैं, कोई एरोमेटिक हैं, कोई आपके एमाइड्स हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है एक एमिनो एसिड की, जिसमें कि किताब में लिख के बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं एक जो आपकी मीथेन है, मीथेन का डेरिवेटिव है। मतलब क्योंकि मीथेन में देखो 4 कार्बन है, 4 वैलेंसी पोजीशंस हैं, चारों पर अलग अलग हाइड्रोजन होता है, तो ये कह रहे हैं कि सब्सटीट्यूशन ऑफ मीथेन से बना हुआ है आपका अमीनो एसिड। मतलब अमीनो एसिड जो है एक तरह से मीथेन था और मीथेन से अमीनो एसिड बन गया, ठीक है ना, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, फिर देखते हैं आगे। मैं बताता हूँ फिर आपको एक बात कि ये जो सेंट्रल कार्बन होता है, ये वाला सेंट्रल कार्बन है, ये आपका अगर मान लीजिए इस R की जगह पर हाइड्रोजन आ जाता है, सपोज दैट अगर यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये सबसे सिंपल एमिनो एसिड बनता है। सबसे सिंपल एमिनो एसिड आपका है ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, एकदम सिंपल है। और एक खास बात इसकी ये है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। और न्यूट्रल में और भी आते हैं, पर ये भी आता है ग्लाइसिन भी, तो सिंपलेस्ट है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर साइड चेन हाइड्रोजन होगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस कार्बन पर एक जो सेंट्रल कार्बन था, इसके ऊपर आपका एक तरह का क्या हो गया है, मतलब डिफरेंट ग्रुप के बजाय 2 सेम ग्रुप हो जाते हैं यहाँ पर, और जो कि इस सेंट्रल कार्बन की कायरलिटी को प्रभावित करते हैं। मतलब सेंट्रल कार्बन एटम अगर चारों कार्बन पर चारों वैलेंसी पर अलग अलग ग्रुप लगे होते तो ये सेंट्रल वाला कार्बन आपका एसिमेट्रिक होता है, और एसिमेट्रिक मतलब कायरल सेंटर होता है ये। और जो कायरल सेंटर होते हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है किसी आपके प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है, प्रिज्म से निकलती हुई लाइट जो है, उसको ये या तो राइट साइड रोटेट करते हैं या फिर लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं। तो जो राइट साइड रोटेट करते हैं उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट करते हैं उनको लीवो रोटेटरी कहते हैं। ध्यान रखना है आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं सभी एल फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब ऑल अमीनो एसिड्स जो हैं जितने भी आपके होते हैं वो सब लीवो रोटेटरी हैं। मतलब अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, अगर उनमें कायरल सेंटर पाया जाएगा तो वे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लीवो रोटेटरी होंगे। आपको अगर कभी ज़िंदगी में सवाल आया कि डी फॉर्म में एमिनो एसिड्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर लगाने को मिलेगा बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये कभी आया तो कर देना, अदरवाइज नॉर्मली आपको एल फॉर्म में देखने को मिलेंगे अमीनो एसिड्स। अब ये रहा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में तो एसिमेट्रिक सेंटर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है वो दोनों जगह पा रहा है, एक सिमेट्री बन गई एक तरह की। अब सेंट्रल कार्बन एसिमेट्रिक नहीं रहा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सवाल आएगा ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है? ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये सवाल बन सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका फोटो दिया है, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे जो आप पढ़ोगे वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे बात फिर करेंगे। यहाँ लिखा है कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एन एसिडिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं।
एंड दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये स्टेटमेंट मेरे को लगता है नीट में आ सकता है, तो इसे मार्क कर लेना कि भाई जो अमीनो एसिड्स है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स हैं, तो ये स्टेटमेंट बन के आ सकता है, तो आप कर देना। एंड देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। देयर आर हाइड्रोजन हो सकता है, मतलब एक वैलेंसी पोजीशन जो है उस पर आपका हाइड्रोजन होगा, दूसरी वैलेंसी पोजीशन जो होगी वहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक पर एमिनो ग्रुप है, और एक वेरिएबल आर्म है, वेरिएबल ग्रुप है जिसे हम आर कहते हैं। तो हर एक एमिनो एसिड में आर जो है वो आपका अलग होता है, मतलब आर अलग होता है, ठीक है ना। Based on the nature of the R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins only 20 टाइप। तो ध्यान रखना 20 टाइप के होते हैं, पर मैं आपको बता दूं 21 भी है और 22 भी है, तो ये आपको पढ़ाया नहीं जाता है, तो ध्यान रखना। वैसे ही बता रहा हूँ कि 21-22 भी है। एक है आपका सेलेनोसिस्टीन और एक है आपका पायरोलाइसिन, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के जीनोम में, ठीक है। तो जबकि नॉर्मल जो प्रोटीन्स होती है वहाँ पर आपको 20 टाइप के एमिनो एसिड मिलते हैं। आपको पेपर में भी 20 ही करके आना है, आ सकता है तो 20 लगाना, ठीक है। 20 एमिनो एसिड्स होते हैं नॉर्मली प्रोटीन्स के अंदर। देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड कुड बी आ हाइड्रोजन। तो ये कह रहे आर ग्रुप जो है वो एक हाइड्रोजन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि ग्लाइसिन में। तो यहाँ इसी को मैंने डिफाइन करने की कोशिश की थी कि भाई सबसे सिंपल जो है वो आपका ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन में आपको मतलब हाइड्रोजन साइड चेन मिलने वाला है। यार ये बढ़िया बात है, ध्यान रखना इसको। फिर लिखा है मिथाइल ग्रुप एलेनिन में मिथाइल साइड चेन है, हाइड्रोक्सी मिथाइल सीरीन में होता है, ठीक है ना। मतलब सीरीन का जो आपका जो साइड चेन है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल है, यानी CH2OH है। तो आप देख सकते हो CH2OH है, तो मतलब सीरीन जो है वो आपका एक एल्कोहलिक एमिनो एसिड है। ये सवाल बन सकता है क्योंकि जिसकी साइड चेन में OH है तो वो आपका कैसा हो गया, एल्कोहलिक हुआ। एल्कोहलिक में एक और एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, थ्रियोनिन। थ्रियोनिन भी आपका एल्कोहलिक एमिनो एसिड है, ठीक है ना। चलो यार एक बात बताऊँ, मैं इसके ज़्यादा भी बता सकता हूँ मैं बहुत सारी बातें, पर ज़्यादा जानना नहीं है। मतलब बात ही है कि पढ़ना क्या है, पेपर में क्या आएगा, वैज्ञानिक नहीं बनना है। वैज्ञानिक बनने का टाइम आएगा तो बन जाना, अभी साइंटिस्ट नहीं बनना। अभी हमें एग्ज़ाम निकालना है नीट का, उसके क्वालिफिकेशन के लिए इतना बहुत है, ध्यान से पढ़ो बस, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा चाहिए मैं बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। लिखा है 3 ऑफ द 20 आर शोन इन फिगर। अगले पेज पर कुछ फोटो है, उन्हें देख लेंगे बाद में। यहाँ पे लिखा है द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर असेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप। मतलब एमिनो ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो आर साइड चेन है, उसी के आधार पर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी एमिनो एसिड शो करते हैं। एमिनो एसिड एक बफर की तरह भी काम करते हैं, मतलब किसी भी सॉल्यूशन की pH को मेंटेन करने का काम करते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर साइड चेन में एसिडिक ग्रुप है, तो जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है। एक और हम एसिडिक में नोट कर लेंगे अगर आपको करना है तो, दूसरा नाम है एस्पार्टिक एसिड। क्या है, एस्पार्टिक एसिड। तो 2 एसिडिक हुए, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना। अगर कभी सवाल आता है कि प्लांट पहले सबसे कौन सा एमिनो एसिड बनाते हैं, तो ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं, ये ध्यान रखना, इसका सवाल आ जाता है कभी कभी। एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल में इन्होंने वैलिन बताया है, ग्लाइसिन भी न्यूट्रल है, मैं बता दूं आपको, एलेनिन भी न्यूट्रल है और वैलिन भी न्यूट्रल है, आइसोल्यूशन भी न्यूट्रल है, ल्यूसिन भी न्यूट्रल है, ठीक है ना। चलिए, एंड सिमिलरली देर आर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, टायरोसिन, फिनाइलैलिन, ट्रिप्टोफान। तो ये 3 जो है, ये बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना है। इन तीनों की जो साइड चेन होती है, मैं इसके बारे में हल्का सा यहाँ जिक्र करने वाला हूँ क्योंकि आ जाते हैं सवाल। जैसे टायरोसिन का सवाल कभी अगर आया तो मैं बता रहा हूँ, ये सवाल आएगा कि टायरोसिन जो है वो किसका प्रिकर्सर है, तो आप ज़रूर कर देना, मैं बता रहा हूँ तो कर ही देना कि ये आपका थायरोक्सिन जो है, जो थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ते हैं उसका प्रिकर्सर है। और जो आपका एड्रीनैलिन और नॉर एड्रीनैलिन आप पढ़ोगे, इपिनेफ्रिन या फिर नॉर इपिनेफ्रिन, तो उसका भी प्रिकर्सर कौन है, टायरोसिन है, ये सवाल आ जाएगा इसका। और फिर है आपका ट्रिप्टोफान, ये इसका भी सवाल आएगा, तो बता दूं क्या सवाल आएगा अगर आया तो। ट्रिप्टोफान इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, ठीक है ना, ऑक्सिन का प्रिकर्सर है। और सवाल यह भी आ सकता है कि इनमें से किसकी साइड चेन जो है उसके अंदर इंडोल ग्रुप होगा। तो ध्यान रखना है कि जो ट्रिप्टोफान है उसकी साइड चेन में इंडोल ग्रुप होता है, जबकि टायरोसिन जो है उसकी साइड चेन में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना,
ये मतलब साइड चेन इसकी ऐसी होती है, CH2 और फिर फिनाइल ग्रुप और फिर एल्कोहल, ठीक है ना, ये वाली। तो ये साइड चेन किसकी है, आपकी टायरोसिन की है। अगर ये OH हटा दें तो ये बन जाएगा फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन की साइड चेन में होता है एलेनिन, मतलब एलेनिन वाली में CH3 है, एलेनिन के साथ फिनाइल ग्रुप, फिनाइल एलेनिन। उसमें अगर OH जुड़ जाए तो फिर ये आपका हो जाता है टायरोसिन, ठीक है ना। तो तीनों जो आपके हैं, तीनों जो फिनाइल एलेनिन ट्रिप्टोफान टायरोसिन है, ये तीनों आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। और इसका सीधा सीधा सवाल भी आता है, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एरोमेटिक है, कर देना। A particular property of amino acids is the ionizable nature of NH2 and COOH group। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जो NH2 और COOH होता है वो आयनाइजेबल होता है, हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज। ये अलग अलग तरह के सॉल्यूशन की जो pH होती है उस पर ये अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। समझ आई ना बात। जैसे कि मान लीजिए आप इसे देखिए, यहाँ पर ये एक ऐसे सॉल्यूशन में है जिसने कि इसको एक हाइड्रोजन दिया है, ठीक है ना, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से ले रखा है इसने। और यहाँ पर आप देखोगे ऐसे सॉल्यूशन में है जहाँ पर इसने एक हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका एक बेसिक सॉल्यूशन में रहा होगा और यहाँ पर जो सॉल्यूशन रहा होगा वो आपका एसिडिक रहा होगा। और ये जो आपका है इस पर आप देख सकते हो साइड में कि देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज जो है यहाँ पर आप दिख रहे हो, नेट चार्ज जो है आपका वो आपका जीरो है। कैसा है, नेट चार्ज जीरो है। तो जिस pH पर, एक ऐसी pH पर जिस पर कि एमिनो एसिड पर जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाए, तो ऐसी pH को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर PI। तो PI is that particular pH at which an amino acid showing the both charge and the net charge is zero। तो नेट चार्ज कैसा है, ज़ीरो होगा, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाती है। तो ये वही pH है जिस पर ऐसा होता है, उसे PI कहा जाता है। जिस पर एमिनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन फॉर्म में होता है। ज्विटर आयन का मतलब है जिस पर चार्ज है भी पर चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो ये था यहाँ तक का जो था एमिनो एसिड है। तीनों एक फ़ोटो आप अगले पेज पर जो दिए हैं उनको जरूर देख लें। ये तीन यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई गई हैं, मतलब तीन जो आपकी स्ट्रक्चर हैं। पहले ग्लाइसिन की है, ग्लाइसिन की साइड चेन H है, फिर एलेनिन की है, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एल्कोहलिक में CH2OH लगा हुआ है। और जिनमें से मैंने भी बताया था इसके बारे में कभी अगर सवाल आया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर कहीं इसका सवाल दिखा तब तो ध्यान रखना कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड होता है। सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल है, ऐसे भी आ सकता है सबसे सिंपल एमिनो एसिड बताइए, ये भी पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से पीछे एक लाइन छूट गई है तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पर बेसिक का नहीं दिया है, बेसिक था, ओके सॉरी ये रह गया था मैं याद कर रहा था, ये वर्ड रह गया यहाँ पे हमारा। बेसिक में इन्होंने लाइसिन दिया है, तो मैं आपको बेसिक में एक और नोट कर लो, यहाँ पर आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक है, एक और नोट कर लो हिस्टिडीन, ये भी बेसिक है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, दीज आर बेसिक एमिनो एसिड्स। ये भी आ सकता है सवाल, है ना। तो जबकि लाइसिन वाला सवाल नीट में आ चुका है, आया हुआ सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था यहाँ तक का एमिनो एसिड वाला पार्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, या तो हम इसके साथ साथ ऐसा कर सकते हैं कि इसके साथ हम प्रोटीन पढ़ें, ठीक है, या फिर हम इसके साथ कॉन्टीन्यूटी में सीधा पढ़ते रहें। तो बेहतर तो ये है कि इसके साथ प्रोटीन पढ़ना चाहिए, पर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर अजीब लगता है, तो पीछे आगे से बार बार किताब पलटोगे। तो अभी हम सीधे पढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हम जो है लिपिड वाला पोर्शन जो है उसको कवर करने वाले हैं, और इसके बाद फिर हम जो है न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लिपिड वाला पार्ट। तो लिपिड के बारे में किताब में ज़्यादा नहीं दिया, बहुत थोड़ा सा यहाँ पर दिया, इतना हिस्सा लिपिड के बारे में दिया गया है, बहुत छोटा है, पर इसी से ही सवाल आएंगे। ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है लिपिड आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। सबको पता है लिपिड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये सिंपल सी बात है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, के भाई ये फैटी एसिड्स हो सकते हैं। और ये लिखा है कि एक फैटी एसिड क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, अगर हम एक थोड़ी सी जानकारी यहाँ लें कि भाई फैटी एसिड क्या होता है। तो फैटी एसिड पे कुछ नहीं होता, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मान लीजिए ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C+OH, ये आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आप देखोगे यहाँ पर नीचे एक साइड चेन है जिसमें कि
मैं अगर बताऊं यहाँ CH2 है, हर जगह पर CH2 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 है, और लास्ट में मान लीजिए लंबी सी चेन है, उसकी एंड में यहाँ मिथाइल ग्रुप है। तो एक साइड चेन है जो कि आपकी हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई है, ये हाइड्रोकार्बन की साइड चेन है, हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई साइड चेन है, और ऊपर एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका है फैटी एसिड। ठीक है ना, सिंपल है, ज़्यादा नहीं जानना, इतना ही जानो, ये फैटी एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो चार्ज पार्ट है, और जो आपकी साइड चेन है उस पर कोई चार्ज नहीं है। ये वाली बात समझ गए ना। चलो फिर आप देखो, अगर ये साइड चेन में, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे बनाता हूँ CH2, देखो CH2 इस तरह से है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर इस साइड चेन में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए, अगर इस साइड चेन में मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी एक, मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन चली गई, ये वाली। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो बात को। तो ये आपका ट्रांस हो गया, ट्रांसपोजिशन होगी। अगर ये ऐसा हो जाए तो ये सिस हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए ट्रांस, या तो ट्रांस हो सकता है फिर सिस हो सकता है, पर ये ऐसा हो जाएगा ना। तो इस चेन में अगर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं, अगर इस चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होते हैं, मान लो इसमें जगह जगह पर इस तरह से डबल बॉन्ड आ रहे हैं ना, हाइड्रोकार्बन की जो साइड चेन है, तो फैटी एसिड हो जाएगा अनसैचुरेटेड। अगर मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो अनसैचुरेशन नहीं है, तो वो होगा आपका सैचुरेटेड। मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जहां होंगे वो आपका फैट होगी, वो भी कौन सी, घी जिसको आप बोलते हो, दैट इज मतलब दैट मक्खन घी ये सब, ये सैचुरेटेड है, जमा हुआ जो होता है। हार्ड जो आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हार्ड होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ती है जैसे जैसे मान लो आपका डबल बॉन्ड 2 3 4 इस तरह से होते चले जाएं, तो उस हिसाब से आपका ऑयल भी बढ़ता चला जाएगा, मतलब वो ऑयल की तरफ बढ़ रहा होता है, ऐसा है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो आपके दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। कभी अगर सवाल दिख गया आपको, मतलब इतना समझ में आ गया होगा ना आपको क्या अनसैचुरेशन है क्या सैचुरेशन है। अगर आपको कभी ऐसा मिला कि एक एग्जाम्पल मिलेंगे, इनमें से पूछेंगे इनमें से कौन आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, या तो फिर ये सवाल होगा या फिर ये सवाल होगा कि इनमें से कौन जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ये सवाल आता है बहुत बार, और एसेंशियल में आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, जैसे अनसैचुरेटेड में जाओगे तो आपको मिलेंगे ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड। ये तो भाई अरेकिडोनिक एसिड, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, ये तीनों एसेंशियल में आते हैं। ये बढ़िया सवाल है, बहुत ज़्यादा, बहुत एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार पूछा हुआ। ये एसेंशियल है, ये नॉर्मली है। ठीक है, पर ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि यार अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपके अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, उसमें से भी ये तीनों अच्छे होते हैं। बादाम में, अखरोट में, इनमें सब में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट ऑयल में मिलते हैं, जैसे कि चिया सीड्स वगैरह में मिलते हैं ये, है ना। तो ये खाने चाहिए यार, ये अच्छी चीज़ है ना। आप देखते हो डब्बे पे कभी कभी लिखा रहता है, घी के डब्बे पे तेल के, पूफा। पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है। ठीक है ना। इसी तरह से आपके सैचुरेटेड होते हैं, एक दो एग्जांपल देख लो, जैसे कि पामेटिक एसिड, ये तो किताब में दिया हुआ है। ये आपका 16 कार्बन का है। अभी इस पर बात करेंगे कार्बन पर। एक है आपका स्टीयरिक एसिड, तो कम से कम 2 तो आप याद कर ही लो, जो कि आपके सैचुरेटेड है। अब आपको बताऊं बात, अगर मान लीजिए हम कहें 16 कार्बन का, मैं बात कर रहा हूँ 16 कार्बन का पामेटिक एसिड है, तो हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, जो हेड पे जो आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन है, इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना है, ये ध्यान रखना है। 16 कार्बन में ये भी गिना जाएगा ऊपर वाला, मतलब जो आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन है उसकी गिनती करनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है उसको भी नंबरिंग में शो करते हैं, नेमिंग में। तो आपको तो नेमिंग है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, पर जैसे मतलब यहाँ पर 2 5 9 इस तरह लिखा होता है उनके नेम में, तो जहाँ जहाँ लिखा होता है नंबर, वहाँ वहाँ डबल बॉन्ड होते हैं। इस तरह से उसका देखा जाता है कि कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो पर ध्यान रखना, मैंने सीधा सीधा बताया, अनसैचुरेशन मतलब ऑयल, ऐसे दिमाग में डाल लो, अनसैचुरेशन मतलब ऑयल की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो एक बार थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और फिर बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि लिपिड्स आर जनरली
water insoluble, they could be fatty acids. A fatty acids has a carboxylic group attached to the R group. The R group could be methyl and or ethyl or higher in number, और CH2 ग्रुप 1 कार्बन से लेकर 19 तक हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको इतना कम से कम पता हो कि पामेटिक एसिड जो है वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि आपका पामेटिक एसिड है, मतलब इसका नाम याद कर लेना, आ जाता है इस पर सवाल। एंड इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, तो यहाँ पर ये काम की बात है थोड़ी सी कि कार्बोक्सिलिक कार्बन का नंबर काउंट करना है, मतलब ये वाली गलती ना हो कि आप कभी कार्बोक्सिलिक कार्बन का नंबर ही काउंट ना करो, तो ऐसी गलती ना करना भाई, है। फिर लिखा है एराकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो भाई ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, इन्होंने नाम यहाँ बताया नहीं है कि एराकिडोनिक अनसैचुरेटेड है, पर आपको ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ कि एराकिडोनिक अनसैचुरेटेड है, ये ज़रूर ध्यान रखना, आ जाएगा, ठीक है। और ये 20 कार्बन का होता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। 4 डबल बॉन्ड इसके अंदर होते हैं, तो यहाँ इसके बारे में बात नहीं हो रही, तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। And including the carboxylic carbon, fatty acid could be saturated without double bonds and saturated with more double bonds, and another simple lipid is glycerol। तो यहाँ पर एक नई बात आती है, इसको फिर से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो ऐसा है, अगले पेज पर एक फोटो दिया गया है, उसको समझाता हूँ, फिर वहाँ से वापस आएंगे। इसको आप देखो, ये तो है पामेटिक एसिड, ध्यान से दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है ना, ये तो है पामेटिक एसिड जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। यह है ग्लिसरॉल। तो ये कह रहे हैं कि सिंपल ग्लिसरॉल भी आपका फैट हो सकता है। तो आप एक तो ये स्टेटमेंट कभी भी आएगा आपके पेपर में, तो आपको इसको सही करना है, सही करके आना कि भाई सिंपल ग्लिसरॉल इज फैट या ग्लिसरॉल इज ए लिपिड, तो आपको सही कर देना है, कर दोगे। या तो ये हो सकता है, या फिर ये कह रहे हैं कि ग्लिसरॉल इज एस्ट्रीफाइड विद द फैटी एसिड, कि ग्लिसरॉल अगर मान लो यहाँ देखो C डबल बॉन्ड OH, ये इसके बाद ये आपका है, मान लो अच्छे से बनाता हूँ, ये है आपका फैटी एसिड, है ना, और इसके तीनों कार्बन मान लो आपके इसके साथ में एस्ट्रीफाई हो जाते हैं फैटी एसिड के साथ में। 3 कार्बन हैं, मतलब 3 कार्बन पर इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और 3 फैटी एसिड आकर के लग गए, और यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ, हर पॉइंट पर वाटर निकला, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, दैट इज एस्टर बॉन्ड, दिस वन। तो हुआ ये कि हर एक जगह से वाटर निकला और ये एस्टर बॉन्ड बन गया। तो अगर ये ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल फैटी एसिड के साथ एस्ट्रीफाई हो जाए, मान लो ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बना ले, तो ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। सिंपल फैट है, ये भी ध्यान रखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल या न्यूट्रल फैट्स इनको कहा जाता है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये सिंपल जो आप खाते हो फैट वही है ट्राइग्लिसराइड। अगर मान लो इसके अंदर 2 जुड़ जाए तो डाइग्लिसराइड, 1 जुड़ जाए तो मोनोग्लिसराइड, मतलब एक फैटी एसिड मोनो, 2 डाई 3 ट्राई। एक सवाल और आता है कि जब डाइजेशन होता है, मान लो ये पहले डाइजेशन के टाइम पर एक एंजाइम होता है लाइपेज, जो काम करता है यहाँ पर इस बॉन्ड पर, वो इसको हटाएगा पहले, फिर इसको हटाएगा, फिर लास्ट में बीच वाला हटेगा। ये भी सवाल एक बार आया था कि लास्ट में कौन हटता है, तो सबसे लास्ट में बीच वाला हटता है जब आपका डाइजेशन होता है, ठीक है ना। और लाइपेजेस जो पेनक्रियास से आते हैं, याद होगा ना, इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम करते हैं, तो वो इसी बॉन्ड पर एक्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये ध्यान रखना, आ जाए कभी मान लो। तो ये है ट्राइग्लिसराइड, सिंपल फैट है। तो ये कह रहे हैं कि या तो भाई पीछे पढ़ते हैं एक बार, फिर लिखा है कि यहाँ ग्लिसरॉल जो है, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपीन, एंड मैनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। ज़्यादातर लिपिड जो सिंपल फैट्स होते हैं उनमें दोनों चीज़ें मिलती है, ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है, ठीक है ना। एंड हियर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद द ग्लिसरॉल। तो हमने देख लिया कि ये सवाल आएगा कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप कर दोगे एस्टर बॉन्ड होता है। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। तो भाई जैसे जैसे आप समझते हो ना, जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑयल की तरफ बात बढ़ेगी, जैसे जैसे अनसैचुरेशन घटेगा वैसे वैसे घी की तरफ चलेगी, मतलब जमे हुए की तरफ चलेगी बात। कैन यू आइडेंटिफाई ए फैट फ्रॉम द मार्केट, कर लेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि कुछ लिपिड होते हैं जिनमें कि फॉस्फेट फॉस्फोरस ग्रुप पाया जाता है, उन्हें हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। दे कैन बी फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन आपको पढ़ाई गई है पीछे, आपने देखी थी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो कि आपकी किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, उसी के बारे में बात हो रही है। लेसिथिन एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया भी है कि लेसिथिन एक एग्जाम्पल है, तो आप ये कम से कम इतना तो नोट करें कि लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है।
एंड इज एन एग्जाम्पल सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव द लिपिड विद वन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे कि न्यूरल टिश्यूज में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्पिंगोमाइलिन, आप नेम नोट कर लो, आपको पता है ना स्पिंगोमाइलिन कहाँ होता है, जो माइलिन शीथ चढ़ा होता है ना, वो वाला माइलिन शीथ, दैट इज स्पिंगोमाइलिन। और मेम्ब्रेन जो होती हैं उनमें आपको सिफेलिन एक जो है आपका फोस्फोलिपिड है, वो देखने को मिलेगा मेम्ब्रेन में। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में सिफेलिन मिलता है जो कि आपका एक फोस्फोलिपिड है। स्पिंगोलिपिड आपको मिलेगा माइलिन शीथ के अंदर, तो उनकी शायद बात हो रही है यहाँ पर, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं बस, जो कि आपकी है फोस्फोलिपिड की, आसान सी है, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। देखो ऐसा है भाई, ये फोस्फोलिपिड है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। ग्लिसरॉल के ऊपर पहले कार्बन पर एक फैटी एसिड लगा हुआ है, दूसरे पर भी फैटी एसिड, मतलब ये डाइग्लिसराइड हुआ। मतलब एक डाइग्लिसराइड पर थर्ड कार्बन पर पहले फॉस्फेट ग्रुप एस्ट्रीफाई हुआ। देखो आसान है, पहले आपका फॉस्फेट ग्रुप एस्ट्रीफाई हुआ, और इतनी स्ट्रक्चर जितनी ये है यहाँ तक की जिसमें फॉस्फेट एडिड है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोटिडिक एसिड। फॉस्फोटिडिक एसिड, ये ध्यान रखना है। फिर फॉस्फोटिडिक एसिड में आगे एस्टर बॉन्ड से लग गया एक अमीनो एल्कोहल, क्या लगा है, अमीनो एल्कोहल है यहाँ पर, ये इसमें यहाँ OH था, वो बॉन्ड में आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये OH था तो बॉन्ड में एस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये OH अभी हटाते हैं। मान लो ये आपका अमीनो एल्कोहल था जिसमें कि OH CH2 CH2 N CH3 CH3 CH3, यहाँ पर आपका जो अमीनो ग्रुप है वो मीथेन ने ले लिया है सारा, मतलब उसकी हाइड्रोजन जो थी, और ये बन गया आपका एक अमीनो एल्कोहल। तो इसका नाम मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं लास्ट में जो ग्रुप लगा है दैट इज कोलाइन। क्या लगा हुआ है, कोलाइन। तो फॉस्फोटिडिक एसिड में, मतलब फॉस्फोटिडिक एसिड में कोलाइन जुड़ गया तो बन गया क्या, फोस्फोटिडिल कोलाइन। तो केमिकली जो आपका लैसिथिन है जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में मिलता है, उसको हम कहते हैं फोस्फोटाइडिल कोलाइन, ठीक है, फोस्फोटाइडिल कोलाइन, समझ रहे हो। तो ये है आपका एक फोस्फोलिपिड। आपने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में ऐसे वाला बनाया होगा ना, दो टांगे बनाई होंगी, एक हेड बनाया होगा, बनाया था ना। तो जो दो टांगे होती हैं दे आर फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड की टांग होती हैं इसकी, ये फैटी एसिड 1 2, ये तो है उसकी टांगे जो आप फोस्फोलिपिड बनाते हो। और ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ दिस वन, ये है आपका हेड, सॉरी यहाँ तक मतलब ये इतना बड़ा, ये आएगा आपके हेड वाले पोर्शन में जो आप हेड बनाते हो। क्योंकि हेड में देखो ध्यान से समझना, मतलब ऐसा हेड बनाते हैं ना और फिर लिखते हैं दो टांग बना के ऐसे, ये है दो टांगे जो हैं ये फैटी एसिड्स हैं। बाकी हेड में पूरा पोर्शन आएगा जिसमें कि कोलाइन भी है, अमीनो एल्कोहल भी है, और साथ में साथ ग्लिसरॉल वाला पार्ट भी, कार्बन भी, फॉस्फेट भी। क्योंकि फॉस्फेट है तो फॉस्फेट की वजह से यहाँ चार्ज होता है। तो हेड जो है आपका लिपिड का वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल है वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है ना। तो ये एम्फीपैथिक है, दोनों तरह के चार्ज शो करता होता है, ये आपको मेम्ब्रेन में बताया था, है ना। तो ये था लिपिड वाला पार्ट, इसके ज़्यादा यहाँ दिया नहीं गया है, ना हमें ज़्यादा इसके बारे में जिक्र करना है, ज़्यादा इस पर जाना नहीं है। इतना ही पोर्शन है लिपिड का, इतना ही पढ़ लो, पेपर में आ गया तो आपका काम बन जाएगा। आएगा सवाल यहीं से आएगा, गारंटी ले लो इस बात की, इससे ज़्यादा सर मत मारना, ठीक है ना। तो यहाँ तक इस वीडियो को कवर करते हैं, इसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड वाले पार्ट को शुरू कर देंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।